नमस्कार साथियों अ, जो भी मतलब उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम की तैयारी कर रहा के लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। मैंने इसके 4 सेक्शन मतलब जीएस के 4 वीडियो मैंने कवर अप करा दिए हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और ये 5वीं वीडियो है। अगर आपने 4 वीडियो नहीं देखा तो जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिए। पहला क्वेश्चन था कि जुलाई 2018 में अमरनाथ मंदिर की तीर्थ यात्रा करने वाले यात्रियों की सहायता के लिए सीआरपीएफ द्वारा शुरू किए गए मोबाइल सहायता केंद्र का नाम क्या था, मतलब क्या है। तो उस समय जो भी करंट में पूछा गया था तो उसके अकॉर्डिंग जैसे कई सारे पोर्टल मतलब जारी करते हैं तो उसको भी ध्यान रखना होता है। तो ये जब 2018 में पूछा गया था तो ये साथी पोर्टल के नाम से था। तो अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं को मौसम संबंधी सूचनाएं, सहायता, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं को प्रदान करने के उद्देश्य से केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल मोबाइल सहायता साथी की शुरुआत 9 जुलाई 2018 को की गई। मतलब की गई। यह जम्मू में भगवती नगर आधार शिविर के बाहर यात्रियों को सहायता एवं जानकारी प्रदान करेगा। ऐसा पोर्टल बनाया गया था। फिर अगला प्रश्न था कि अगले 7 वर्षों के लिए निम्नलिखित देशों में से किसके साथ भारत ने अक्टूबर 2016 में अपनी व्यापार संधि को नवीनीकृत किया है, कर दिया है। तो ऑप्शन ए है भूटान, ऑप्शन बी है म्यांमार, ऑप्शन सी है नेपाल, ऑप्शन डी है बांग्लादेश। तो सही आंसर हो जाएगा नेपाल। भारत और नेपाल द्वारा दोनों देशों की सीमा द्वारा होने वाला अनाधिकृत व्यापार पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से अपनी व्यापार संधि को नवीनीकृत किया गया और यह संधि 7 वर्षों तक लागू रहेगी, ऐसा बताया गया। फिर अगला प्रश्न है कि एशियाई खेल 2018 में पदक तालिका में शीर्ष पर रहने वाले चीन के कितने स्वर्ण पदक थे। ऑप्शन ए है 102, ऑप्शन बी है 200, 112, ऑप्शन बी है 122, ऑप्शन सी है 132। तो सही आंसर हो जाएगा 132। जब 2018 में एशियाई खेल 2018 में पदक तालिका में शीर्ष रहने वाले चीन ने कुल 132 पदक जीते थे। भारत ने कुल 15 स्वर्ण के साथ 8वें स्थान पर, मतलब 8वें स्थान पर था उस समय। ठीक है। और इस बार एशियाई खेलों का आयोजन इंडोनेशिया के जकार्ता में एवं पॉलीबंग शहर में हुआ। जो 19वां एशियाई खेल 2022 में चीन के हांगझाऊ में आयोजित होना था, लेकिन कोविड के कारण ये जो है 2023 में 23 सितंबर 2008 को अक्टूबर के मध्य में खेला गया था, है ना। वो ये खेला जाएगा, मतलब खेला जा चुका है मैच, मतलब ये एशियाई खेल। ठीक है। तो अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस देश में स्थित है, मतलब उसका हेडक्वार्टर पूछ रहा है। ऑप्शन ए है नीदरलैंड, ऑप्शन बी है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी है यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन डी है जर्मनी। तो सही आंसर हो जाएगा नीदरलैंड। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग नीदरलैंड के नीदरलैंड के द हेग शहर में अवस्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आईसीजे इंटरनेशनल चीफ जस्टिस संयुक्त राष्ट्र का मुख्य न्यायिक अंग है। यह जून 1945 संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा स्थापित किया गया था, है ना। फिर अगला प्रश्न है पेड़ पौधों में निषेचन के बाद अंडाशय परिवर्तित होता है तो किसमें परिवर्तित होता है। ऑप्शन ए है बीज में, ऑप्शन बी है पुष्प केसर में, ऑप्शन सी है जायांग में, ऑप्शन डी है फल में। तो सही आंसर हो जाएगा फल में, है ना। जब पेड़ पौधों के निषेचन के बाद अंडाशय फल में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6 है कि क्षतिग्रस्त CFL और फ्लोरोसेंट ट्यूबों का निपटान सुरक्षित रूप से किया जाना चाहिए क्योंकि इनमें वाष्प भरी होती है जो स्वभाव में जहरीली होती है ना। तो इसमें कौन सी वाष्प भरी होती है। तो अमोनियम की, ऑप्शन बी है सल्फर डाइऑक्साइड की, ऑप्शन सी है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की, ऑप्शन डी है पारे की। तो पारे की मतलब जो CFL होता है लाइट होती है, इसमें पारे की वाष्प भरी होती है ना। द्रव अवस्था उच्च घनत्व एवं निम्न वाष्प दाब के कारण पारा का उपयोग थर्मामीटर, बैरोमीटर, मैनोमीटर, CFL यानी उसके बाद में फ्लोरोसेंट ट्यूबों आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। पारा देखी बात है, वाष्प स्वभाव में जहरीली गैस है ना, इसीलिए क्षतिग्रस्त CFL और फ्लोरोसेंट ट्यूबों का निपटान सुरक्षित रूप से किया जाना चाहिए। मतलब जैसे कोई रॉड खराब हो गया घर का तो आप फेंक दिए, तो ऐसा फेंकना नहीं चाहिए, उसमें जो है वाष्प भरी होती है तो जहरीली होती है, इसमें बात बताई गई है ना। फिर अगला प्रश्न है कि पौधे में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए संवाहिनी
ऊतक को मतलब क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए फ्लोएम, ऑप्शन बी है कोलेन काइमा, ऑप्शन सी है जाइलम, ऑप्शन डी है स्केलेरेन काइमा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जाइलम, है ना। जाइलम और फ्लोएम एक संवाहनी ऊतक है। जाइलम पौधों में पानी पोषक तत्वों का परिवहन करता है, जबकि फ्लोएम पौधों की पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा बने भोजन को पौधों के अन्य भागों में पहुंचाता है ना। तो जाइलम का काम है मतलब पृथ्वी से पानी ले जाना, और पत्तियों का काम है भोजन प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से पौधों तक भोजन पहुंचाना होता है, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है निम्नलिखित विकल्पों में से पुनरुत्पादक बीज उत्पादन पौधे का नाम चुनें। ऑप्शन ए है गेंदा, ऑप्शन बी है ब्रेड मोल्ड, ऑप्शन बी है ब्रेड मोल्ड, ऑप्शन सी है आलू, ऑप्शन डी है अदरक। तो सही आंसर हो जाएगा ब्रेड मोल्ड। जो पुनरुत्पादक बीज स्पोर प्रोडक्टिंग उत्पादन पौधा ब्रेड मोल्ड है ना। अनुकूलन परिस्थितियों में बीजाणु अंकुरित हो जाते हैं और नए जीव में विकसित हो जाते हैं। मांस एवं फर्ण जैसे पादप में जनन बीजाणुओं द्वारा होता है। मांस उसके बारे में फर्ण बताया गया। अगला है कि किसी भी प्राकृतिक कच्चे माल पौधे या जानवर से बिना बनाया गया एक मानव निर्मित फाइबर या कोयले, पानी और हवा से तैयार किया गया था, यह पहला पूर्ण सिंथेटिक फाइबर था। यह है कौन सा है? ऑप्शन ए है जैव प्लास्टिक, ऑप्शन बी है नायलॉन, ऑप्शन सी है रेयन, ऑप्शन डी है पॉलीस्टीरीन। तो सही आंसर हो जाएगा नायलॉन, है ना। नायलॉन किसी भी प्राकृतिक कच्चे माल पौधे या जानवर से या के बिना बनाया गया एक मानव निर्मित फाइबर है। इसे पानी, हवा तथा कोयले से तैयार किया गया था। यह प्राकृतिक रूप में मजबूत, लचीलेदार और हल्का होता है ना, जो नायलॉन होता है। फिर अगला प्रश्न है विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 10 जनवरी, ऑप्शन बी है 15 जनवरी और ऑप्शन सी है 17 जनवरी, ऑप्शन डी है 17 दिसंबर। तो सही आंसर हो जाएगा 10 जनवरी को। वर्ष 2006 से 10 जनवरी को हर दिन विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है ना, मनाया जा रहा है। 10 से 12 जनवरी 1975 को नागपुर में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया गया था, है ना, जिसका थीम मतलब ध्येय वाक्य था वसुधैव कुटुंबकम, है ना। ध्यान रखना, एक क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, यूपीएससी में पूछा गया था। फिर अगला प्रश्न है कि डॉट डॉट करके है कि ने अधिग्रहित चरित्र की विरासत सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। तो ऑप्शन ए है जीन बैप्टिस्ट लेमार्क और ऑप्शन बी है अगस्ट वाइजमैन और ऑप्शन सी है ग्रेगर जॉन मेंडल, ऑप्शन डी है चार्ल्स डार्विन। तो सही हो जाएगा जीन बैप्टिस्ट, है ना। तो बैप्टिस्ट लेमार्क, है ना, जीन बैप्टिस्ट लेमार्क, इनका लेमार्क इन शॉर्ट लेमार्क ही बोलते हैं, है ना, ने 1809 ईस्वी में जैव विकास के संबंध में अधिग्रहित चरित्र की विरासत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। लेमार्क ने अपनी थ्योरी में कहा कि शरीर के वो हिस्से जिनका प्रयोग ज़्यादा होता है धीरे धीरे ज़्यादा विकसित हो जाते हैं और मतलब क्या कहते हैं कि यह सिलसिला पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है और जिन अंगों का प्रयोग नहीं होता है वह लुप्त हो जाते हैं। इसका मतलब है जैसे कि आपने मानव में देखा होगा पहले नोटो कार्ड पाई जाती थी, मतलब बंदरों की में पूंछ पाई जाती, पूंछ, तो जो टेल्स होती है वो नोटो कार्ड में बदल गई। जैसे पूंछ का कोई प्रयोग रह नहीं गया तो मानव का वो नोटो कार्ड में अभी छोटी सी हड्डी होती होगी, तो आपने देखोगे तो वही उनका मतलब है। और जैसे सर्पों में पहले टांग होती थी, डार्विन लैमार्क वार जब पढ़ोगे तो पता चलेगा बहुत सारी चीज़ें इनके कहने के लिए। तो फिर क्या है कि क्वेश्चन नंबर 12 था कि रिबूटिंग इंडिया रियलाइजिंग ये विलियन एक्सपीरियंसेस नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है सत्यार्थ जोशी, ऑप्शन बी है नंदन नीलोकणी, ऑप्शन सी है रतन टाटा, ऑप्शन डी है विशाल सिक्का। तो सही आंसर हो जाएगा नंदन नीलेकणी, है ना। तो रिबूटिंग इंडिया रियलाइजिंग ये विलियन इंस्पायरेशन नंदन नीलेकणी विरल शाह की, और विरल शाह ने लिखा है मतलब इसको। फिर अगला प्रश्न है पूर्ण रूप से जीएसटी की सिफारिश मतलब किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए है राजा कौन सी समिति थी? तो राजा चलैया समिति, ऑप्शन बी है विजय केलकर टास्क फोर्स और ऑप्शन सी है जीएसटी परिषद और ऑप्शन डी है
मनमोहन सिंह आयोग, तो सही आंसर हो जाएगा इसका जीएसटी परिषद, है ना। तो पूर्ण रूप से जीएसटी काउंसिल की अध्यक्षता में इसका मतलब शुरुआत की गई थी। और ऑप्शन क्वेश्चन है कि भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन मतलब कहाँ पे स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन ए है कोची, ऑप्शन बी है नई दिल्ली, ऑप्शन सी है बेंगलुरु, ऑप्शन डी है चेन्नई। तो सही आंसर हो जाएगा इसका बेंगलुरु, है ना। तो अगस्त 2001 को भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन बेंगलुरु में स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 15 है कि एशियाई खेल 2018 में महिला 3000 मीटर बाधा दौड़ प्रतियोगिता में रजत पदक विजेता सुधा सिंह उत्तर प्रदेश के जिला मतलब किस जिले से संबंधित है सुधा सिंह पूछा है। तो ऑप्शन ए है लखनऊ, ऑप्शन बी है कानपुर, ऑप्शन सी है रायबरेली, ऑप्शन डी है उन्नाव। तो सही आंसर हो जाएगा रायबरेली की, है ना। तो एशियाई खेल 2018 में महिला 3000 मीटर बाधा दौड़ प्रतियोगिता में रजत पदक विजेता सुधा सिंह उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले से संबंधित हैं। और फिर अगला प्रश्न है कि कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया था। तो ऑप्शन ए है 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी है 24 जनवरी 1950, ऑप्शन सी है 15 अगस्त 1950, ऑप्शन डी है 2 अक्टूबर 1950। तो सही आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया था। ध्यातव्य है कि 1877 ईस्वी में उत्तर पश्चिम प्रांत का नाम उत्तर पश्चिमी प्रांत एवं अवध रखा गया। आगे चलकर 1902 ईस्वी में यह सूबा का मतलब प्रांत होता है, संयुक्त प्रांत एवं आगरा व अवध कहलाया। उसके बाद में 1937 में इसका नाम बदलकर संयुक्त प्रांत रखा गया था। तो ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अगला प्रश्न है कि काला नमक चावल की किस्म को एक जिला एक उत्पाद ओडोप जिसको बोलते हैं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत मतलब योजना के तहत रखा गया है। ये काला नमक जिला किस जिले मतलब काला नमक चावल किस जिले से संबंधित है ना, ये ऐसा क्वेश्चन पूछा गया। ऑप्शन ए गोरखपुर, ऑप्शन बी सिद्धार्थनगर, ऑप्शन सी आजमगढ़, ऑप्शन डी है गोंडा। तो सही आंसर हो जाएगा कि सिद्धार्थनगर, है ना। तो सिद्धार्थनगर जिले का काला नमक चावल की किस्म को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत चुना गया है, जिसमें 24 जनवरी 2018 को उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में इस योजना को लॉन्च किया गया था। इसमें अन्य मतलब इसके कुछ अंतर्गत जैसे गोंडा के रूप में गोंडा में है जो खाद्य प्रसंस्करण है, यहाँ की दालें हैं, गोरखपुर का टेराकोटा है, आजमगढ़ का ब्लैक वाटरी है और ये सिद्धार्थनगर का काला नमक चावल है ना। फिर अगला प्रश्न है कि सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था। ऑप्शन ए है बुलंदशहर, ऑप्शन बी है अलीगढ़, ऑप्शन सी है एटा, ऑप्शन डी है फैजाबाद। तो सही आंसर हो जाएगा एटा, है ना। अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के तत्कालीन एटा यानी वर्तमान में अब कासगंज में चला गया है ना, तो जिले में हुआ था। इन्होंने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन काल देखा, है ना। भारत में इन्हें तोतिए हिंद के नाम से जाना था, है ना। तो तोतिए हिंद इनको कहा जाता है ना, ध्यान रखना। तो फिर अगला प्रश्न है कि बहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश में मतलब के कहाँ स्थित है, किस जगह पर स्थित है। तो ऑप्शन ए है लखनऊ, ऑप्शन बी है आगरा, ऑप्शन सी है फतेहपुर सीकरी, ऑप्शन डी है फैजाबाद। तो सही आंसर हो जाएगा इसका फैजाबाद। बहू बेगम का मकबरा नवाब शुजाउद्दौला ने अपनी पुत्री की याद में उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले में बनवाया था। यह मुगल स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। इस परिसर के ऊंचे स्थान से पूरे फैजाबाद शहर और उसके आसपास का क्षेत्र देखा जा सकता है ना। फिर अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका को उनके शिष्यों द्वारा प्यार से अप्पा जी कहकर बुलाया जाता था। तो ऑप्शन ये है कि गिरिजा देवी प्रसाद, ऑप्शन बी है किशोरी आमोनकर और ऑप्शन सी है वसुंधरा कोमकाली। तो और ऑप्शन डी है हीराबाई बारोडकर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गिरिजा देवी प्रसाद, है ना। ठुमरी की रानी के रूप में विख्यात भारतीय शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी प्रसाद को उनके शिष्यों द्वारा प्यार से इन्हें अप्पा जी बुलाया जाता था, मतलब अप्पा जी कहकर बुलाते थे। बनारस घराने से संबंधित गिरिजा देवी को वर्ष 1972 में पद्मश्री और 1989 में पद्म विभूषण तथा 2016 में 1989 में पद्म विभूषण तथा 2016 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। तो समझ लो कितना इंपॉर्टेंट है ये गिरिजा देवी। फिर अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस संप्रदाय से संबंधित है। ऑप्शन ए है नागा, ऑप्शन बी है नाथ, ऑप्शन सी है
कालमुख, ऑप्शन डी है माधव। तो सही आंसर हो जाएगा नाथ, है ना। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नाथ संप्रदाय से संबंधित हैं। नाथ संप्रदाय उत्तर पश्चिम भारत का एक धार्मिक पंथ है। इसने आराध्य शिव, ठीक है, इस संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो मत्स्येंद्र नाथ, है ना, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है? ऑप्शन ए है गोरखपुर, ऑप्शन बी है बस्ती, ऑप्शन सी है बलिया, ऑप्शन डी है महाराजगंज। तो सही आंसर हो जाएगा इसका, सही आंसर ही नहीं लगाया। तो ये इसको मान लीजिए आप, क्या मान लीजिए, हम इसको बदलेंगे नहीं तो इसको बी मान लीजिए, और इसको सी है, ये डी मान लीजिए, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा महाराजगंज। चाहे ABCD का कर्म से कोई मतलब नहीं है। उत्तर प्रदेश का पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर और महाराजगंज जिलों की सीमा नेपाल के साथ लगती है, ठीक है। तो इसमें पूछा यही है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हो जाती हैं। देखिए लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, महाराजगंज, है ना, ये नेपाल से लगते हैं जिले। फिर और अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से सिख गुरु ने 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की थी? खालसा निष्ठावान समुदाय है जिसमें अपने विश्वास के दृश्य प्रतीकों को पहचानने और योद्धाओं की तरफ प्रशिक्षित हुआ। तो ऑप्शन ये है गुरु श्री गुरु तेग बहादुर, ऑप्शन बी है श्री गुरु हरगोविंद, ऑप्शन सी है श्री गुरु हर कृष्ण, ऑप्शन डी है श्री गुरु गोविंद सिंह। तो सही आंसर हो जाएगा श्री गुरु गोविंद सिंह, है ना। सिख परंपरा के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह द्वारा 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की गई थी, है ना। और वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लगभग 9 वर्षों में सोने की पहली खरीद में खरीदे गए सोने की मात्रा कितनी थी? ऑप्शन ए है 2.46 मीट्रिक टन, ऑप्शन बी है 4.46 मीट्रिक टन, ऑप्शन सी है 6.46 मीट्रिक टन, ऑप्शन डी है 8.46 मीट्रिक टन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8.46 मीट्रिक टन, है ना। जब प्रश्न के दौरान ये क्वेश्चन पूछा गया था वही है, लेकिन अब ये नया डेटा चेंज होता रहता है ना, तो ध्यान रखना। जो RBI ने इससे पहले नवंबर 2000 में IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से 200 मीट्रिक टन सोने की खरीद की थी। फरवरी 2022 में फॉर्चून इंडिया द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से 2021 में कुल 77.5 मीट्रिक टन स्वर्ण खरीदा है। हो सकता है और डेटा भी बढ़ सकता है ना, तो डेटा भी याद रखना होता है। फिर किस सिख गुरु ने सिख विवाह समारोह की शुरुआत आनंद कारज के नाम से की थी? ऑप्शन ये है श्री गुरु नानक देव, ऑप्शन बी है श्री गुरु अमरदास, ऑप्शन सी है श्री गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन डी है श्री गुरु रामदास। तो सही आंसर हो जाएगा श्री गुरु अमरदास। आनंद कारज एक सिख विवाह समारोह है। आनंद कारज का साधारण अर्थ है आनंदमय संघ होता है। इसकी शुरुआत गुरु अमरदास द्वारा की गई थी। इस समारोह के अंत में होने वाला समारोह जिसे 4 लावन कहा जाता है ना, 4 लावन की शुरुआत रामदास द्वारा की गई थी, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है, इस सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 2016-17 के लिए दिए गए बागवानी आंकड़ों के अनुसार सबसे बड़ा फल उत्पादक भारतीय राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है कर्नाटक, ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। तो सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, है ना। जब प्रश्न पूछा गया था उस समय 2022 मतलब 21-22 के जो कृषि क्या कहते हैं कि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के संदर्भ में जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार कुल उत्पादन में शीर्ष 3 टॉप पर थे आंध्र प्रदेश, उसके बाद में आंध्र प्रदेश के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद में उत्तर प्रदेश, है ना। तो ये ध्यान रखना। फिर अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान भारत के व्यापार घाटे की लगभग राशि क्या थी? ऑप्शन ए है डॉलर में है 126.80 मिलियन डॉलर, ऑप्शन बी है 136.80 मिलियन डॉलर, ऑप्शन सी है 146.80 मिलियन डॉलर, ऑप्शन डी है
$156.80 मिलियन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा $156.80 मिलियन, है ना। तो उसी समय जब आर्थिक समीक्षा पूछी गई थी तो प्रश्नकाल के दौरान थी। और फिलहाल के लिए अब ये घटता बढ़ता रहता है ना, तो 2021-22 के दौरान घाटे की वजह जो हो गई है $1,46,565 मिलियन हो गई, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ये है कि क्या है कि 1975 में आपातकाल के समय गुलजारी लाल नंदा भारत के प्रधानमंत्री थे। फिर अगला कथन है कि 1975 में आपातकाल के समय इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। फिर कथन तीसरा दिया है कि 1975 में आपातकाल के समय चरण सिंह भारत के प्रधानमंत्री थे, है ना। और फिर है कि 1975 में आपातकाल के समय मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि आपातकाल के समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, है ना। ये इम्पोर्टेंट देखिए कि क्या है देखिए 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक 21 माह की अवधि में भारत में आपातकाल की घोषणा घोषित हुआ था। तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कहने पर भारतीय संविधान की धारा 352 के अधीन आपातकाल की घोषणा 1975 में घोषित आंतरिक आपातकाल सबसे ज्यादा विवादास्पद सिद्ध हुआ है, क्योंकि भारतीय संविधान के भाग 18 में आपात से संबंधित उपबंध निहित है। भारतीय संविधान में तीन स्थितियों में आपातकाल की व्यवस्था की गई है, जैसे एक युद्ध एवं बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण, या फिर राज्य में असंवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण, एवं वित्तीय आपातकाल, है ना। आपातकाल जब लगता है कोई क्या कहते हैं कि आंतरिक अशांति या इस तरीके से पहले बाह्य आक्रमण का कोई दिक्कत हो तो लगा सकते हो, या फिर युद्ध की स्थिति बन जाए, है ना। तो इसी के कारण लगता था, लेकिन उस समय लगा था, है ना। तो ये भी ध्यान रखना। उसके बाद में बहुत सारी चीजें हुई, इसके रिपोर्ट पेश की गई थी, बहुत सारी चीजें हुई, बहुत घटनाएं हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान है। ऑप्शन ये है, सही कथन पूछा है 19(1) संघ बनाने का अधिकार। ऑप्शन बी है अनुच्छेद 19(b) किसी पेशे का अभ्यास करने का अधिकार। ऑप्शन सी है क्या है कि 19(a) भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन डी है 19(g) शांतिपूर्वक हथियार इकट्ठा करने का अधिकार। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, है ना। 19(1) ये जो होता है क्या है कि भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है, ठीक है। जो 19(g) है, ये मतलब इसका ये हो जाएगा, किसी भी पेशे का अधिकार कर सकते हो, ठीक है। मैं फिलहाल के यहाँ लिख ही दिया हूँ। जो 19(1) ये है भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। 19(1) है संघ बनाने का अधिकार। 19(1) है किसी पेशे का अधिकार। जी होगा भाई, मैंने जी ही पढ़ा है तो जी ही होगा। और ये शांतिपूर्वक हथियारों के बिना इकट्ठा होना, ये बी बोलता है, ठीक है, बिना हथियार के। 19(b) अनुच्छेद। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन ये है राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। और ऑप्शन बी है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राज्यपाल का कार्यकाल रहता है। ऑप्शन सी है राज्यपाल राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपता है। ऑप्शन डी है 30 वर्ष की आयु का व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है। तो इसमें गलत कथन पूछा है, तो गलत यही है, 30 वर्ष नहीं होता है, 35 वर्ष होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 157 के अनुसार कोई व्यक्ति राज्यपाल नियुक्त होने का पात्र तभी होगा जब वो भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष आयु पूरी कर चुका हो। तो इसीलिए यही सही माना जाएगा, है ना। गलत है तो कथन सही पूछा था। भारत के केंद्रीय रेल मंत्री को डैश करके है कि सलाह पर नियुक्त किया जाता है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। ऑप्शन बी है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री। ऑप्शन सी है राष्ट्रपति लोकसभा का अध्यक्ष। ऑप्शन डी है उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री। तो सही आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। यहाँ पे प्रधानमंत्री भरा जाएगा और यहाँ पे राष्ट्रपति भरा जाएगा,
है ना। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 75(1) के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। अर्थात केंद्रीय मंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर ही करेगा, ध्यान रखना। फिर अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए है जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। ऑप्शन बी है मोहम्मद हिदायत उल्लाह भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। ऑप्शन सी है फखरुद्दीन अली अहमद भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। ऑप्शन डी है एपीजे अब्दुल कलाम भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, है ना। जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। इनका कार्यकाल जो है इंपॉर्टेंट रखना कि पूछ लेता है। तो 13 मई 1967 से 13 मई 1969 तक था, है ना। वर्तमान में 25 जुलाई 2017 तक के मतलब रामनाथ कोविंद जी थे। उसके बाद में अभी द्रौपदी मुर्मू जी, है ना। अब इस समय द्रौपदी मुर्मू जी हैं, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी जॉर्डन की राजधानी है। तो चार्क और एवेड और साल्ट और अम्मान। तो जॉर्डन की राजधानी अम्मान है, करेंसी दिनार चलती है ना। जॉर्डन की राजधानी अम्मान है और यह जॉर्डन का सबसे अधिक आबादी वाला शहर है, ठीक है। ये आर्थिक, सांस्कृतिक और मतलब राजनीतिक केंद्र है ना, इम्पोर्टेंट है। निम्न में से कौन सी मुद्रा मंगोलिया की है ना। तो लियो, तोगरुक, क्यात और मेटिकल। तो तोगरुक, है ना। मंगोलिया की राजधानी उलन बटोर, करेंसी तोगरुक चलती है, ठीक है। मंगोलिया में तोगरुक चलती है ना। और इसकी राजधानी तो उलन बटोर है ना। और क्या कहते हैं कि एशिया में मतलब 35 नंबर का क्वेश्चन, एशिया में तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है। ऑप्शन है इराक, ऑप्शन बी है बांग्लादेश, ऑप्शन सी है जॉर्डन, ऑप्शन डी है इंडोनेशिया। तो सही आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। एशिया में सर्वाधिक आबादी वाला देश चीन है, ठीक है। इसके बाद द्वितीय स्थान पर भारत और तीसरे पर क्या है, इंडोनेशिया है। तो जब ये सब ऑप्शन ही नहीं दिया तो इंडोनेशिया ही लगेगा, ठीक है, ध्यान रखना। फिर अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित दक्षिणी अमेरिका राष्ट्रों में से किसमें दक्षिणी अमेरिका क्षेत्र का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। ऑप्शन है गुयाना, ऑप्शन बी है ब्राजील, ऑप्शन सी है कोलंबिया, ऑप्शन डी है इक्वाडोर। तो सही आंसर हो जाएगा ब्राजील, है ना। तो वर्ष 2016 में द वर्ल्ड बैंक के आंकड़ों के अनुसार ब्राजील का वन क्षेत्र दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक है। ब्राजील के कुल क्षेत्रफल का अर्थात लगभग 59.09% 49,25,540 वर्ग किलोमीटर में आच्छादित है ना। किलोमीटर वनों से आच्छादित है ना। अगला है कि निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। ऑप्शन है महानदी, ऑप्शन बी है गोदावरी, ऑप्शन सी है कृष्णा, ऑप्शन डी है कावेरी। तो सही आंसर हो जाएगा गोदावरी, है ना। गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी यानी 1465 किलोमीटर लंबी नदी है। यह नदी महाराष्ट्र के नासिक के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और दक्षिण मध्य भारत को पार कर दक्षिण पूर्व की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। पूर्णा, वर्धा और प्रवाहिता, मंजौरा, इंद्रावती तथा बेनगंगा आदि गोदावरी की सहायक नदियां हैं। तो सहायक नदी भी पूछ सकता है कई बार। फिर अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को चिन्हित करने के लिए हर वर्ष किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए 10 दिसंबर, ऑप्शन बी है 10 अक्टूबर, ऑप्शन सी है 10 नवंबर, ऑप्शन डी है 10 दिसंबर। तो सही आंसर हो जाएगा 10 दिसंबर को, है ना। संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को चिन्हित करने के लिए 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मानवाधिकार की घोषणा 10 दिसंबर 1948 को की गई थी, है ना। तो ये हमारा मतलब सेशन कंप्लीट हुआ। अगली वीडियो जल्द ही आएगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास को अच्छे से देखिए और तैयारी करते रहिए।